साल 2014 आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक नया नारा गूंजता है। पवनिज्म। एक ऐसा अभिनेता जिसके पास फिल्मों का अंधाधुंध स्टारडम था, वह मंच पर आता है और चिल्ला कर कहता है, मुझे सत्ता नहीं समाज सेवा चाहिए, मैं कांग्रेस को उखाड़ फेंकने आया हूँ। फैंस पागल हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि भारत की राजनीति को एक नया ईमानदार और निडर मसीहा मिल गया है जो सिर्फ देश हित की बात करेगा। लेकिन कट्टू जुलाई 2026, आज वही पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। लेकिन आज उनका यह पावर स्टार वाला रूप सवालों के घेरे में है। कल तक जो पवन कल्याण फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी के सबसे बड़े पैरोकार थे, आज वही अपने खिलाफ बोलने वाले यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया कमेंटेटर्स को गिरफ्तार करवा रहे हैं। कल तक जो कहते थे कि वो कभी मुख्यमंत्री या किसी पद के लालची नहीं है, आज वो अपनी पार्टी का दायरा बढ़ाने के लिए रोज नए राजनीतिक समझौते कर रहे हैं। आज की इस स्पेशल केस स्टडी में हम किसी फिल्म की कहानी की बात नहीं करेंगे। आज हम एक्सपोज करेंगे पवन कल्याण के उस राजनीतिक सफर को जिसे उनके कट्टर फैंस भी देखने से कतराते हैं। आखिर कैसे क्रांतिकारी नेता वक्त के साथ बदलकर एक ठेठ ट्रेडिशनल नेता बन गया, कैसे उनके 2014 के वादे 2026 आते आते एक बड़ा यू टर्न बन गए। कुर्सी मिलते ही पवन कल्याण की राजनीति में ऐसा क्या बदल गया कि आज उनके पुराने बयान ही उनका सबसे बड़ा दुस्वप्न बन चुके हैं। चलिए इस कहानी की पहली परत को खोलते हैं। पवन कल्याण की राजनीति को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। साल 2008 में पवन कल्याण के बड़े भाई और तेलुगु सिनेमा के भगवान माने जाने वाले चिरंजीवी ने प्रजा राज्यम पार्टी की शुरुआत की थी। पवन कल्याण को उस पार्टी की युवा शाखा यानी युवराजम का अध्यक्ष बनाया गया था। उस समय भी पवन कल्याण ने अपनी रैलियों में खून खौलाने वाले भाषण दिए थे। उन्होंने करप्शन के खिलाफ ऐसी हुंकार भरी थी कि आंध्र की जनता को लगा कि राज्य में बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन फिर क्या हुआ, 2011 में चिरंजीवी ने अचानक अपनी पार्टी का विलय उसी कांग्रेस पार्टी में कर दिया जिसके खिलाफ वो चुनाव लड़कर जीते थे। यह आंध्र प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक धोखा माना जाता है। इस धोखे से दुखी होकर पवन कल्याण ने राजनीति से संन्यास ले लिया। यहाँ पर असली खेल शुरू होता है जब 2014 में पवन कल्याण ने अपनी खुद की जनसेना पार्टी बनाई तो उन्होंने जनता के सामने यह नैरेटिव सेट किया कि वो अपने भाई की तरह नहीं है, वो बिकेंगे नहीं, वो झुकेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि प्रजा राज्यम पार्टी ने जनता को धोखा दिया था लेकिन जनसेना कभी ऐसा नहीं करेगी। लेकिन आलोचक पूछते हैं कि जो इंसान अपने भाई के इस कदम को रोकने में नाकाम रहा और जिसने खुद बाद में सत्ता के लिए चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया, क्या उसने भी अंततः उसी समझौतावादी राजनीति का रास्ता नहीं चुन लिया जिसे वो कभी कोसता था। यह जनसेना का पहला वैचारिक विरोधाभास था। अब बात करते हैं पवन कल्याण की उस कमजोरी की जिसकी वजह से उन्हें राजनीतिक गलियारों में यूटर्न किंग कहा जाता है। साल 2014 में जनसेना पार्टी बनाने के बाद पवन कल्याण ने चुनाव नहीं लड़ा बल्कि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और बीजेपी को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए नायडू का अनुभव जरूरी है। लेकिन 2019 आते आते पवन कल्याण का मन बदल गया। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने रैलियों में चिल्लाकर कहा कि टीडीपी सरकार आंध्र प्रदेश को लूट रही है और वो टीडीपी को कभी माफ नहीं करेंगे। नतीजा यह हुआ कि 2019 का चुनाव जनसेना ने अकेले लड़ा और जानते हैं परिणाम क्या हुआ। पवन कल्याण खुद दो अलग अलग सीटों से चुनाव लड़े और दोनों ही सीटों पर बुरी तरह हार गए। उनकी पार्टी को सिर्फ एक सीट मिली। यह हार पवन कल्याण के राजनीतिक करियर का टर्निंग पॉइंट थी। यहाँ उन्हें समझ आ गया कि सिर्फ फिल्मों के फैंस के दम पर चुनाव नहीं जीते जा सकते और यहीं से शुरू हुआ उनकी विचारधारा का असली पतन। 2024 के चुनाव में जिन चंद्रबाबू नायडू को उन्होंने भ्रष्ट कहा था उन्हीं के साथ उन्होंने फिर से गठबंधन कर लिया। राजनीति में से स्ट्रेटजी कहा जा सकता है लेकिन जनता की नज़र में यह एक बहुत बड़ा यूटर्न था। कल तक जो वाइस जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी को उखाड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, वो आज सत्ता की मलाई खा रहे हैं। उनकी कोई एक स्थिर विचारधारा नहीं है। कभी वो सेक्युलर बनते हैं, कभी वो सनातन धर्म के सबसे बड़े रक्षक के रूप में उभरते हैं। सवाल यह उठता है कि क्या पवन कल्याण की कोई अपनी खुद की ठोस राजनीतिक विचारधारा है या वो सिर्फ बहती गंगा में हाथ धोना जानते हैं। जून और जुलाई 2026 का महीना पवन कल्याण के राजनीतिक करियर का सबसे विवादित समय साबित हो रहा है। डिप्टी सीएम की कुर्सी संभालने के बाद उनकी महत्वाकांक्षाएं अब आंध्र प्रदेश से बाहर निकलने लगी हैं। 2 जून 2026 को तेलंगाना गठन की 12वीं वर्षगांठ पर पवन कल्याण ने अचानक घोषणा कर दी कि जनसेना पार्टी 2029 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जब तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर हैदराबाद में उनकी यह
एक जनसभा को परमिशन देने से मना कर दिया तो पवन कल्याण का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को चुनौती देते हुए कहा, क्या तेलंगाना तुम्हारी जागीर है? मुझे छू कर देखो। इस बयान के बाद तेलंगाना की राजनीति में भूचाल आ गया। बीआरएस और कांग्रेस दोनों ने उन पर राजनीतिक अवसरवादी होने का आरोप लगाया, जो तेलंगाना की शांति को भंग करना चाहते हैं। लेकिन असली पाखंड तो इसके बाद सामने आया। जो पवन कल्याण खुद को लोकतंत्र का रक्षक कहते हैं, उनकी सरकार ने आंध्र में सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ एक भयानक क्रैकडाउन शुरू कर दिया। हैदराबाद के एक यूट्यूबर प्रसन्न रावण और पॉलिटिकल कमेंटेटर केवी रेड्डी को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने पवन कल्याण की नीतियों की आलोचना की थी। इस पर खुद पवन कल्याण ने एक वीडियो जारी करके सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों को कड़े लहजे में धमकी दी। आलोचक पूछ रहे हैं कि जब आप विपक्ष में थे तब आप दिन रात तत्कालीन सरकार को सोशल मीडिया पर गाली देते थे, तब वो आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी थी। लेकिन आज जब आप खुद सत्ता में हैं तो आपके खिलाफ एक मीम या एक आलोचनात्मक वीडियो बनते ही पुलिस एक्शन मोड में आ जाती है। क्या यही आपकी बदलाव की राजनीति है? पवन कल्याण के करियर का सबसे बड़ा सच यह है कि वो आज भी एक पैर फिल्मों में और दूसरा पैर राजनीति में रखे हुए हैं। 2026 में भी उप मुख्यमंत्री जैसे बेहद जिम्मेदार और 24 ही घंटे वाले पद पर रहने के बावजूद वो अपनी रुकी हुई फिल्मों की शूटिंग पूरी करने में व्यस्त हैं। आलोचक सवाल उठाते हैं कि क्या आंध्र प्रदेश जैसी बड़ी और कर्ज में डूबी राज्य की जनता को एक ऐसा पार्ट टाइम राजनेता चाहिए जो सुबह सरकारी दफ्तर में बैठता है और शाम को फिल्म के सेट पर मेकअप लगाता है? पवन कल्याण के फैंस के लिए वो एक भगवान हो सकते हैं, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक की नज़र से देखा जाए तो पवन कल्याण का यह एक्सपोज दिखाता है कि वो भी उसी सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं जिसे बदलने का दावा करके वो सत्ता में आए थे। उन्होंने सत्ता के लिए चंद्रबाबू नायडू से समझौता किया, अपने विरोधियों की आवाज़ दबाने के लिए पुलिस का सहारा लिया और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए तेलंगाना में क्षेत्रीय विवादों को हवा दी। शुरुआत में जिस पवनिज्म को एक क्रांतिकारी विचारधारा के रूप में पेश किया गया था, 2026 आते आते वो सिर्फ एक चुनावी रणनीति बनकर रह गई है। पवन कल्याण अब एक मसीहा नहीं बल्कि एक चतुर और पारंपरिक राजनेता हैं जो जानते हैं कि कब कौन सा कार्ड खेलना है। लेकिन यह असली सवाल पवन कल्याण का नहीं बल्कि उनके फैंस और देश की जनता का है। क्या हम सिर्फ फिल्मी स्टारडम देखकर किसी को अपना नेता चुनते रहेंगे? क्या हम नेताओं के इन बड़े बड़े यूटर्न्स को भूलते रहेंगे? आपको क्या लगता है, क्या पवन कल्याण वाकई आंध्र प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव ला रहे हैं या वो सिर्फ सत्ता खेल के एक और खिलाड़ी बन चुके हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में पूरी ईमानदारी से बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी बेबाक केस स्टडीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।